एक तलवार की कल्पना कीजिए। एक ऐसी तलवार जिसका एक पहलू बिखरे हुए राज्यों को जोड़कर एक विशाल साम्राज्य बनाता है, एकता और व्यवस्था लाता है, और जिसका दूसरा धारदार पहलू पूरे के पूरे राजवंशों को जड़ से उखाड़ फेंकता है, उनके नाम तक इतिहास से मिटा देता है। वो तलवार थे सम्राट समुद्रगुप्त। भारत के इतिहास का एक ऐसा नाम जिनकी विरासत जितनी भव्य है उतनी ही रक्तरंजित भी। आज हम उस शासक के सफर में गहरे उतरेंगे जो एक ही वक्त में निर्माता भी था और संहारक भी। हमारा ये सफर हमें विजय और कूटनीति की उन राहों पर ले जाएगा जहां इतिहास रचा गया। सबसे पहले हम देखेंगे चौथी सदी के उस खंडित भारत को, जहां की अराजकता किसी भी महान विजेता के लिए एक मंच तैयार कर रही थी। फिर हम उस तूफान के गवाह बनेंगे जो उसने उत्तर में बरपाया और दक्षिण में अपनी असाधारण सामरिक बुद्धि का प्रदर्शन किया। और आखिर में हम ये समझेंगे कि कैसे एक योद्धा खुद को एक किंवदंती में बदल देता है और उसकी विरासत का असल मतलब क्या है। साम्राज्य के उदय से पहले वहां सिर्फ अराजकता थी। वो दुनिया जिसमें समुद्रगुप्त ने आंखें खोली, वो आज का भारत नहीं था। वो महत्वाकांक्षाओं का एक युद्ध क्षेत्र था, वर्चस्व के लिए लड़ते हुए अनगिनत राज्यों का एक ऐसा जमघट जहां वफादारी पल भर की थी और अस्तित्व हर दिन का संघर्ष। सत्ता के इस बवंडर में ज्यादातर शासक बस अपना बचाव कर रहे थे, किसी तरह अपनी राजगद्दी बचाने की कोशिश में। लेकिन पर्दे के पीछे एक राजवंश की नजरें कहीं ज्यादा दूर देख रही थीं। वो सिर्फ टिके नहीं रहना चाहते थे, वो शासन करना चाहते थे। गुप्त कोई आम राजवंश नहीं थे, वो एक नई नियति के वास्तुकार थे और उनका उदय लगभग खामोशी से शुरू हो रहा था। साम्राज्य की नींव पहली लड़ाई से बहुत पहले रखी जा चुकी थी। ये शतरंज की एक सोची समझी बिसात थी। महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण करना अपनी असीम महत्वाकांक्षा का एक खुला ऐलान था। लिच्छवी जैसे शक्तिशाली वंश से विवाह राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने का एक अचूक दाव था। और फिर एक राजकुमार का जन्म हुआ, समुद्रगुप्त, जिसे सिर्फ राज करने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए बड़ा किया गया था। हर कदम पूरी तरह से प्रभुत्व स्थापित करने के लिए चली गई एक चाल थी। नींव रखी जा चुकी थी, अब तूफान लाने का वक्त था। समुद्रगुप्त का पहला और सबसे क्रूर अभियान आर्यावर्त यानी उत्तरी भारत के दिल पर था। ये कूटनीति का युद्ध नहीं होना था, ये समूल नाश का अभियान था। संदेश साफ और सर्द था, या तो झुको या तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। जिस पल से वो सिंहासन पर बैठा, समुद्रगुप्त की नीति बिल्कुल साफ थी। उत्तर के राज्यों के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं था। 9 राजा, हर एक का अपना दबदबा और अपना इतिहास, अब एक क्रूर चुनाव का सामना कर रहे थे, अधीनता या विनाश। इस रणनीति का एक नाम था, एक ऐसा नाम जो दिलों में दहशत भर देता था, समूल नाश। इसका मतलब था जड़ से विनाश। यह सिर्फ एक सेना को हराना नहीं था, ये एक राजवंश को जड़ से उखाड़ फेंकना था, इतिहास से उसका नाम मिटाना था और उसके राज्य को पूरी तरह से निगल जाना था। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये परम विजय थी या फिर कुछ भी नहीं। कोई छोटे मोटे शासक नहीं थे। अच्युत, नागसेन, गणपति नाग, ये उत्तरी भारत में सत्ता के बड़े नाम थे। लेकिन गुप्त युद्ध मशीन के सामने वे इतिहास के पन्नों में बस एक फुटनोट बनकर रह गए। उनके राज्य हड़प लिए गए, उनकी पहचान मिटा दी गई। इस कड़वी सच्चाई की एक गवाही बनकर कि साम्राज्यों के खेल में इतिहास सिर्फ विजेता नहीं लिखते बल्कि हारने वालों का अस्तित्व ही मिटा देते हैं। उत्तर को अपने लोहे के हथौड़े से झुकाने के बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर रुख किया और यहीं उसने ये साबित किया कि वो सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं बल्कि एक चालाक रणनीतिकार भी था। उसने हथौड़ा नीचे रखा और एक छेनी उठा ली। वो जानता था कि एक साम्राज्य सिर्फ पाश्विक बल से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक चतुराई से भी बनाया जाता है। दक्षिण का अभियान मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक उत्कृष्ट कृति होने वाला था। और यहाँ हम एक सच्चे रणनीतिकार के दिमाग को काम करते हुए देखते हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठे राज्यों को क्यों तबाह किया जाए, अपने साम्राज्य को जरूरत से ज्यादा क्यों फैलाया जाए। वो जानता था कि ये अव्यावहारिक था। उत्तर में नजदीकी ने विनाश और सीधे नियंत्रण को संभव बनाया, लेकिन दक्षिण में दूरी ने एक अलग समाधान की मांग की, अधीनता। उसे उनकी जमीन नहीं चाहिए थी, उसे उनकी वफादारी चाहिए थी, उनका खजाना चाहिए था। ये व्यवहारिकता थी जिसे एक हथियार में बदल दिया गया। ये श्रद्धांजलि प्रणाली
एक सुनहरा पिंजरा थी। दक्षिणी राजा अपने सिंहासन, अपनी उपाधियां और अपनी सत्ता का भ्रम बनाए रख सकते थे, लेकिन हकीकत में वो जागीरदार बन चुके थे। उनकी आज़ादी एक छलावा थी। उनकी असली वफादारी और उनका खजाना अब गुप्त साम्राज्य के थे। वे पट्टे पर बंधे राजा थे, और उस पट्टे का दूसरा सिरा समुद्रगुप्त के हाथ में था। दक्षिणी अभियान का असली मकसद जमीन की विजय नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति की विजय थी। राजाओं को हराकर और फिर उन्हें अपने ही सिंहासन पर एक जागीरदार के रूप में बहाल करके समुद्रगुप्त ने उनकी स्वतंत्रता की आत्मा को तोड़ दिया। यह शक्ति का एक ऐसा ऐलान था जो किसी भी युद्ध के शोर से ज्यादा गूंजता था। मैं तुम्हें नष्ट कर सकता था, लेकिन मैं तुम पर शासन करना चुनता हूं। ये मनोवैज्ञानिक जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए दक्षिण में स्थिरता की गारंटी थी। तलवार से बना साम्राज्य एक ज्यादा मजबूत चीज से कायम रहता है, एक किंवदंती से। सीमाओं को सुरक्षित करने के बाद समुद्रगुप्त ने अपने सबसे महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की, अमरत्व की विजय। अब युद्ध का मैदान जमीन नहीं, बल्कि लोगों की सोच थी, और कैनवास इतिहास के पन्ने थे। ये पत्थर और धातु में अपनी किंवदंती गढ़ने की एक शानदार 3 चरणीय रणनीति थी। पहला, अश्वमेध यज्ञ जैसा प्राचीन अनुष्ठान जो उसकी निर्विवाद संप्रभुता का ऐलान था। दूसरा, ऐसे सिक्कों की ढलाई जो उसे न केवल एक योद्धा बल्कि कला के संरक्षक के रूप में भी दिखाती थी। और तीसरा, आने वाली पीढ़ियों के पढ़ने के लिए पत्थर पर अपनी विजय गाथा को खुद लिखवाना। वो इतिहास को अपना फैसला करने का मौका नहीं दे रहा था, वो इतिहास खुद लिख रहा था। और प्रयाग प्रशस्ति शायद उसकी सबसे बड़ी जीत है। उसके दरबारी कवि द्वारा लिखी गई यह प्रचार की एक उत्कृष्ट कृति है। यह उसकी महिमा की बात करती है, लेकिन उसके रक्तपात की नहीं। यह एकीकरण का वर्णन करती है, लेकिन पराजितों की चीखों को खामोश कर देती है। यह एक क्रूर और महत्वाकांक्षी इंसान को देवताओं द्वारा भेजा गया एक नायक बना देती है। और ये इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि इतिहास वो नहीं है जो हुआ, बल्कि वो है जिसकी कहानी कहने की शक्ति किसके पास है। लगभग आधी सदी का शासन, 45 साल युद्ध, रणनीति और साम्राज्य निर्माण के। सन 380 ईस्वी के आसपास समुद्रगुप्त का युग समाप्त हो गया। वो अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गया जो पूरे उपमहाद्वीप में फैला था, लेकिन एक ऐसी विरासत भी जो अनुत्तरित प्रश्नों से भरी थी। उसकी असली प्रतिभा सिर्फ विजय में नहीं थी, बल्कि शासन में थी। उसने नियंत्रण की एक श्रेणीबद्ध प्रणाली बनाई। पास के उत्तर में पूर्ण विलय, दूर दक्षिण में अधीनता और सीमाओं पर कूटनीतिक प्रभाव। यह लचीला लेकिन मजबूत मॉडल ही वो नींव थी जिस पर उसके उत्तराधिकारियों ने प्रसिद्ध गुप्त स्वर्ण युग का निर्माण किया। यह सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, यह टिके रहने के लिए डिजाइन किया गया एक सिस्टम था। जो शांति वो एक खंडित भूमि पर लाया, वो संधियों से नहीं आई थी, वो तलवार की नोक पर लागू की गई शांति थी। नक्शे पर गुप्त अधिकार की मोहर लगाकर उसने अनगिनत स्थानीय पहचानों को हमेशा के लिए मिटा दिया। और ये हमें एक शाश्वत प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है, एकता के लिए चुकाई गई कौन सी कीमत बहुत ज्यादा है? तो क्या वो एक दूरदर्शी एकीकरण करता था या एक क्रूर विध्वंसक? सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, इन दोनों के बीच के असहज तनाव में छिपी है। समुद्रगुप्त एक स्वर्ण युग का वास्तुकार था, लेकिन उसकी नींव उन राज्यों की राख पर रखी गई थी जिन्हें उसने रौंद दिया था। इतिहास हमें कोई आसान जवाब नहीं देता, इसके बजाय ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, हम उन्हें कैसे याद रखें जिनकी महानता और जिनकी क्रूरता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता।